बड़ी सी मछली ने उसे निगल लिया। समुद्र में अपना कड़ा खोकर पल्लवी उसी जगह पर पहुंची जहां वो रहती थी। इसके बाद अरे अरे अरे, हमेशा समंदर मछलियों से भरा रहता है, पर आज तो एक भी मछली जाल में नहीं फंस रही है। अगर फंस भी रही है तो वो छोटी वाली मछली है। यहाँ मैं आखिरी कोशिश करने वाला हूँ। इसमें बड़ी मछली फंसी तो ठीक है, वरना घर वापस लौटना ही ठीक होगा। चलो, इतनी देर से श्रम किए हुए का कुछ फल तो मिला मुझे। बड़ी मछली फंसी गई, आज के लिए इतना काफी है। इसे मैं बेचूंगा नहीं, घर जाकर पकाकर खाऊंगा। इस तरह जाल में फंसी मछली को लेकर वो घर चला जाता है। देखो भाग्यवान, आज कितनी बड़ी मछली फंसी है। देखो, भर पेट कर खाना खाएंगे। लो मसाला लेकर पका दो। आज आप बाजार नहीं गए? बहुत जल्दी वापस आ गए। अरे नहीं, आज बहुत देर तक कोशिश करता रहा लेकिन कोई मछली फंसी नहीं। आखिरी कोशिश में ये मिली। कल जो मछली मिलेगी उसको बेच कर आऊंगा। चलो आज इसे पका लेते हैं ना, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। अच्छा सुनिए जी, इसमें एक सोने का कड़ा मिला है, देखिए तो। अरे वाह चमेली, क्या बात है, ये कड़ा तो बहुत सुंदर है। लेकिन क्या फायदा, याद है ना, समुद्र में हमें अगर कुछ भी मिलता है तो उस पर सिर्फ महाराज का अधिकार है और उन्हें वो जाकर देना होगा। जाइए उन्हें जाकर दे दीजिए। हाँ सही कहा, अगर हम इसे कहीं बेचेंगे तो हमसे ये कड़ा कोई लेगा भी नहीं और महाराज से हमारी शिकायत भी करेंगे। खैर मैं कल ही जाकर महाराज को ये भेंट कर दूंगा। महाराज को ये देने पर हमें वो कुछ तो उपहार देंगे ही ना। इस तरह वो मछुआरा उस कड़े को लेकर अगले दिन महाराज के पास चला जाता है। अद्भुत, बहुत ही सुंदर कड़ा है ये तो। देखने पर लगता नहीं कि ये किसी साधारण मनुष्य का है। जरूर ही ये किसी देव कन्या का लगता है मुझे। इसे मुझे देने के बदले में तुम ये उपहार लेकर जा सकते हो, ठीक है ना? आपका धन्यवाद महाराज, मुझे ये कड़ा मछली के एक पेट में मिला। ठीक है, मैं इसका जल्दी ही पता लगाता हूँ। मंत्री जी, जब से मैंने ये कड़ा देखा है मुझ में उस कन्या को देखने की इच्छा जाग चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे उससे विवाह करने की इच्छा हो रही है। तुरंत पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो। जिस कन्या का ये कड़ा होगा जरूर उसके पास ऐसा ही दूसरा कड़ा होगा। ये ऐलान करवा दो कि जो भी उस कन्या का पता लगाएगा उसे सोने की सहस्त्र मोहरें दी जाएंगी। महाराज की आज्ञा अनुसार पूरे राज्य में घोषणा करवा दी गई। इस तरह 1 महीना बीत गया। महाराज, इस कड़े को धारण करने वाली उस युवती का पता लगाने की लगभग सभी ने कोशिश की, पर उसका कहीं पता नहीं चल पाया। आहा, ये कैसी विडंबना है। हाँ, राज्य में इतने परिवार रहते हैं फिर भी इस कड़े को धारण करने वाली युवती का हम पता नहीं लगा पाए हैं। अब क्या मेरा सपना सपना ही रह जाएगा? एक महिला ने कहा वो पता लगा सकती है, उसे 10 मोहरें देनी होंगी। वो एक वृद्ध महिला थी तो मुझे लगा ये किसी वृद्ध के बस की बात नहीं है, इसीलिए मैंने उसकी सारी बकवास बातें सुनकर उसको वापस भेज दिया महाराज। लेकिन उसने केवल 10 सोने की मोहरों की ही तो मांग की है मंत्री जी। जल्दी से उसे वापस बुलाइए और किसी को मोहरें देकर भेजिए। समझे, किसी की क्षमता का अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद मंत्री ने उस वृद्ध महिला को बुलाया। बुढ़िया, महाराज ने तुम्हें 10 मोहरें देने के लिए कहा है। ये लो, पर जो कोई नहीं कर पाया वो तुम कैसे करोगी बताओ तो। देखिए मंत्री जी, ये जो मोहरें मैं आपसे मांग रही हूँ ये मेरे लिए नहीं है, उस युवती तक पहुँचने के लिए है। जैसा मैंने सोचा है वैसे जाने पर हम उस युवती तक जरूर पहुँच जाएंगे। कई वीर योद्धाओं युवाओं ने प्रयास कर लिया, उनसे भी नहीं हो पाया, तुमसे ये कैसे होगा? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो जाओ, जल्दी जाकर उस युवती को ढूंढ कर लेकर आओ। तब ये 10 मोहरें तो क्या, तुम जितनी चाहे उतनी मोहरें महाराज से ले सकती हो बुढ़िया। इसके बाद वो मोहरें लेकर वो वृद्धा वहाँ से चली जाती है और सीधा मछुआरे के पास जाती है। सुनो बेटा, मेरा नाम वीराबाई है। वो मछली तुम्हें कहाँ मिली? क्या तुम मुझे वहाँ लेकर जा सकते हो? मुझसे नहीं होगा, वो जगह बहुत दूर है, मैं पहले कभी नहीं गया। अब मुझसे उतनी दूर जा पाना होगा ही नहीं। बेटा, तुम्हें ऐसे ही वहाँ ले जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें 5 मोहरें दूंगी इसके बदले में, तो तुम अब मुझे वहाँ पर लेकर चलो। हाँ, लाओ भाई, ये बात तो तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। चलो चलते हैं। मछुआरा वीराबाई को ठीक उसी जगह ले गया जहाँ उसने मछली पकड़ी थी। वही जगह है जहाँ मुझे वो मछली मिली थी। यहाँ पर पानी की गहराई कम लग रही है।
इसका मतलब किनारा यहीं पर कहीं आसपास होगा। बेटा, क्या तुम मुझे वहाँ किनारे तक छोड़ दोगे? माई तुम भी ना, तुम ये कैसे कह सकते हो कि किनारा हमारे पास में ही है? मैं इतने बरसों से यहाँ नाव चलाता हूँ, मुझे ही नहीं पता है कि यहाँ पर गहराई कितनी होगी। अब बस हुआ, वापस लौट चलते हैं। सुनो, मैं तुम्हें और 5 मोहरे दूंगी। मैं जिस दिशा में नाव कहूँ उस दिशा में ले चलो। क्या और 5 मोहरे? ठीक है, तुम कह रही हो किनारा पास में है तो चलते हैं। अगर 2 घंटे की दूरी तय करने पर किनारा नहीं आया तो हम दोनों वापस लौट जाएंगे, पहले कह देता हूँ। हाँ ठीक है, अब चलो जल्दी। इसके बाद उस वृद्ध के कहे दिशा पर चले गए दोनों। आधे घंटे में ही किनारा मिल गया। अरे वाह बुढ़िया, तुम्हें तो समुद्र के बारे में मुझसे भी ज्यादा पता है। क्या बात है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ से किनारा इतने पास में होगा। वाह वाह, बहुत होशियार हो तुम तो। अच्छा सुनो, आज से ठीक 1 महीने के बाद आना। अब तुम जा सकते हो यहाँ से, यानी कि अमावस्या के दिन आना तुम। अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें 100 सोने की मोहरे दूंगी, समझ गए? तुम तो सोने की मोहर दोगी तो भला क्यों नहीं जाऊंगा, जरूर आऊंगा तुम्हारे साथ। इसके बाद वो उस वृद्धा को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और अपने घर लौटता है। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? वो लड़की जरूर यहीं कहीं आसपास रहती होगी। अब तो चलते हुए बहुत देर हो चुकी है। अगर मैं किसी से पूछना भी चाहूँ तो भी यहाँ तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। आज रात मैं यहीं पर कोई फल या आहार ढूंढकर खाऊंगी और उसके बाद आराम से मैं सो जाऊंगी। इस तरह वीरा उस निर्मानुष गांव में 1 हफ्ता बिताने के बाद, हमें समुद्र की यात्रा किए हुए काफी दिन हो गए हैं जी। मेरा मन कर रहा है कि हम लोग कहीं पर घूम कर आए। चलिए ना। तुम कुछ कहो और मैं ना मानूं। चलो चलते हैं। आहा, इस समुद्र में सैर करना कितना अद्भुत अनुभव देता है। हाँ, बहुत ही शांति का अनुभव हो रहा है। इस जगह आकर ही तो मुझे तुम जैसी सुंदर पत्नी मिली है। मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ। नहीं नहीं, भाग्यशाली तो मैं हूँ जी। अगर आप नहीं आते तो मैं उस चुड़ैल के चंगुल से कभी बाहर आ ही नहीं पाती, फंसी रह जाती। मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि मेरी तरह कोई दूसरे इंसान भी हैं। अब इस समंदर की सैर को विराम देकर घर पर चलें क्या? इसके बाद वो दोनों सैर पूरी करके किनारा वापस आते हैं और घर जाने लगते हैं। उसी समय वीरा की नजर उन दोनों पर पड़ती है। 1 हफ्ते बाद मुझे कोई यहाँ पर दिखा है। ये दोनों युगल शायद यहीं पर रहते होंगे। उनसे बात करती हूँ मैं। वो दोनों उस वृद्ध औरत की तरफ ही जा रहे थे। वो वृद्धा पेड़ के पीछे छिपकर देखती है। ये क्या, इस कन्या ने तो एक ही हाथ में कड़ा पहना है और इस कन्या का दूसरा हाथ तो बिल्कुल खाली है और ये महाराज के बताए हुए कड़े की तरह ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वही लड़की है। इसके बाद वो उन दोनों के पास जाती है। सुनिए, मैं आप लोगों को जानती तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई है। क्या आप मुझे कुछ खाना दे सकते हैं? एक और मनुष्य भी है यहाँ पर। माई, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। मैं आपको भोजन तो दे दूंगी, लेकिन आप हो कौन और आप यहाँ पर कैसे आ गई? बेटा, मेरी बहू नहीं चाहती कि मैं उसके साथ रहूं, इसलिए मेरी बहू के कहने पर मेरा बेटा मुझे यहाँ पर लाया और छोड़कर चला गया। मैं 1 हफ्ते से यहीं पर हूँ। आज पहली बार मैंने तुम दोनों को देखा है और यहाँ पर कोई दिखाई ही नहीं देता। आसपास कोई है भी नहीं। मैं इधर उधर भटक रही हूँ तब से और मेरा नाम है वीराबाई। ओहो, ये तो बहुत ही बुरा हुआ माई। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलिए, मैं खाना खिलाती हूँ। तुम अकेले ही बातें किए जा रही हो बेटी। ये कौन है? तुम्हारा क्या लगता है? मैं इसका पति हूँ। इस द्वीप पर केवल हम दोनों ही रहते हैं, तुम तीसरी व्यक्ति हो। आश्चर्य की बात है, इस पूरे गांव में बस तुम दोनों ही रहते हो। वो एक बहुत लंबी कहानी है माई। आपको भूख लगी है ना? चलिए, मैं चलकर पहले आपको कुछ खिला देती हूँ। इसके बाद वो दोनों वीरा को अपने साथ ले आते हैं और घर पर उसे भोजन कराते हैं। बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे एक विनती कर सकती हूँ? कहिए ना माई, क्या हम लोग आपकी और कोई सहायता कर सकते हैं? सहायता तो मुझे करनी है बेटा। तुम दोनों का जोड़ा देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों के लिए खाना बनाऊं और तुम दोनों की सेवा करूं, तुम दोनों के साथ यहीं रहूं।
अरे माई, तो इसमें सोचने की क्या बात है। मेरी माँ चुड़ैल होते हुए भी मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी, और अब आप मिल गई हैं। आप भी तो मेरी माँ की तरह ही हैं। अगर आप यहाँ पर रहेंगी तो मेरा भी काम में मन लगा रहेगा। तुम्हारा बहुत आभार बेटा, मैं तुम्हारी सेवा करके यहीं पर रहती रहूंगी। वैसे तुमने क्या कहा, तुम्हारी माँ एक चुड़ैल थी? ये एक बहुत बड़ी कहानी है माई, मैं बाद में आराम से बताती हूँ। आप तब तक आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। इसके बाद पल्लवी वहाँ से चली जाती है। आहा, ये लड़की तो महाराज के अनुमान की तरह ही रूपवान है। ये लड़का भी सुंदर है। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, बहुत ही अनुपम जोड़ी। लेकिन मुझे किसी भी तरह इसे इसके पति से दूर ले जाना ही होगा। इसके बाद ही मैं अपना काम कर पाऊंगी। अगली अमावस्या के पहले तक मुझे इसे हमारे राज्य ले जाना होगा। पर कैसे? समझ गई। सबसे पहले मुझे इसका मन जीतना होगा, इसका विश्वास हासिल करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। उसके बाद मैं इसे आसानी से यहाँ से ले जा सकती हूँ। इस तरह वीरा 1 हफ्ते के अंदर ही उसका मन जीत लेती है। पल्लवी उसे अपनी माँ ही मान लेती है। माई, आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है? आपका मन यहाँ शांत तो है ना? या अपने बेटे के पास जाने का मन तो नहीं कर रहा आपका? उस नरक में जाने का भला मेरा मन क्यों करेगा? तुम मेरा इतना ख्याल रख रही हो यहाँ पर। मैं अपनी आखिरी सांस तक यहीं पर रहना चाहूंगी। वैसे बताओ, इस गांव में बस तुम दोनों के रहने का क्या राज है? तुमने बताया नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपको सब बताती हूँ आज। और इस तरह उस चुड़ैल का अंत करके मेरे पति ने मुझसे विवाह किया। उस चुड़ैल ने अपने प्राण को इतने जतन से रखा था, फिर भी तेरे पति ने उसे मार ही दिया। वो सच में शूरवीर है, महावीर है वो। हाँ, तभी तो मैंने उनसे विवाह किया है माई। वो तो ठीक है, ये तो तुमने जान लिया कि तुम्हारे माँ के प्राण कहाँ थे। पर तुम्हारा पति भी तो कोई साधारण इंसान नहीं है, और उसने भी तो अपने प्राण को कहीं पर गुप्त रखा होगा। हाँ माई, सही कहा आपने। मैंने उनसे एक बार इस बारे में पूछा था, तब उन्होंने मुझे बताया था कि उनका प्राण एक छुरी के अंदर है, लेकिन उसे तोड़ना या नाश करना किसी के वश की बात नहीं है। इस तरह पल्लवी अपने पति की बात वीरा को बताती है और वो बहुत ही ध्यान से सुनती है। और इस तरह अमावस्या की रात आ जाती है। कल सुबह यहाँ पर वो मछुआरा मुझे लेने आ जाएगा। मुझे आज रात ही उस छुरी का खात्मा करके पल्लवी को अपने साथ ले जाना ही पड़ेगा। अभी वो दोनों सो रहे होंगे। मुझे अभी उस छुरी को ले जाकर समुद्र किनारे उसका नाश करना पड़ेगा। उस रात वो चुपके से छुरी ले जाकर समुद्र किनारे उसे पत्थर से घिसने लगती है। जब वो ऐसा कर रही थी, तभी प्रहर की अचानक से नींद खुल जाती है और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। वो नींद में बुरी तरह से छटपटाने लगता है। अरे क्या हो गया इन्हें? ये ऐसे नीचे क्यों गिरे हुए हैं और ये छटपटा क्यों रहे हैं? कोई मेरी छुरी को चुरा कर उसका नाश करने का प्रयास कर रहा है। हम दोनों के अलावा यहाँ वो माही रहती है ना, तुरंत उसे ढूंढकर बंदी बनाकर लेकर आओ। इसके बाद पल्लवी तुरंत ही उस वीरा को ढूंढने के लिए घर से निकल जाती है। जब वो समुद्र किनारे पहुँचती है, ए, ये तुम क्या कर रही हो? ये छुरी यहाँ पर क्यों चुरा कर लाई हो? लाओ वो छुरी मुझे दे दो। घबराओ मत बेटा, मैं तो यहाँ पर इसे बस ये देखने लाई थी कि तुमने जो मुझे बताया उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन अब पता चल गया ये सच है। लेकिन आपके इस मूर्खता की वजह से मेरे पति के हाथ पैर निष्क्रिय हो चुके हैं। मैंने कहा ना कि घबराओ मत, मेरे पास एक औषधि है, उसके सेवन से मैं तुम्हारे पति को पल भर में ठीक कर दूंगी। ये लो, ये रही औषधि। ओह, इसे मनाना सच में कितना मुश्किल था। अब तो इसे ले जा सकती हूँ। अब ये पूरी तरह से बेहोश है। अगली सुबह वो मछुआरा आता है। उस मछुआरे के वहाँ आने के बाद, सुनो, इस युवती को उठाकर नाव में बिठा दो। शर्त के मुताबिक सबसे पहले मुझे 100 मोहरे दो। वो मैं तुझे कल सुबह दे दूंगी, लेकिन पहले इसे उठाकर नाव में बिठाओ। जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। ठीक है, कल सुबह किसी भी हाल में मुझे सारी मोहरे दे देना। इस तरह उस मछुआरे की मदद से
वीरा पल्लवी को लेकर महाराज के पास पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद उन्हें वो सब कुछ बताती है। महाराज, आपके पास जो कड़ा है उसका दूसरा कड़ा ये रहा, और यही वो लड़की है जिसने उस कड़े को पहना था। वीरा वहां से अपने उपहार लेकर चली जाती है। उधर पल्लवी को 1 घंटे बाद जब होश आता है तो वो खुद को कहीं और पाती है। ये क्या, मैं कहाँ हूँ अभी? आप कौन हो? मैं यहाँ कैसे आई? क्या हुआ ये सब? तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हें देता हूँ। मैं सिंगापुर राज्य का राजा हूँ और अब से मैं तुम्हारा पति भी हूँ। लेकिन मेरा विवाह हो चुका है, मैं अपने पति के साथ रहती हूँ। देखो, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता था, इसलिए वो बूढ़ी औरत तुम्हारे पास आई। इसके बदले उसे जो उपहार मिलने वाला था वो उसे लेकर तुम्हें यहाँ छोड़ के चली गई। क्या कहा? मैंने उनकी सहायता की थी कितनी, अपनी माँ समान माना था उन्हें, और उन्होंने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें ना देखा होता और ये पता चलता कि तुम विवाहित हो तो मैं कभी तुम्हारी तलाश ना करवाता। पर अब तुम्हारा सौंदर्य देखने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं जल्दी ही शुभ मुहूर्त निकलवाता हूँ, तुम विवाह के लिए तैयार रहना। सुनिए महाराज, आप मुझे बहुत ही अच्छे इंसान लगे, लेकिन मैंने हाल ही में एक व्रत शुरू किया और उस व्रत के केवल अभी 1 महीने ही हुए हैं और उसे पूरा होने में अभी 11 महीने और बचे हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे व्रत में कोई अड़चन न पैदा करें, और मैं आपको वचन देती हूँ व्रत के पूरा होते ही मैं आपसे विवाह कर लूंगी महाराज। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे व्रत में कोई अड़चन आए। मैं 11 महीनों तक तुम्हारी राह देखूंगा, ठीक है? उसके बाद भव्य और धूम धड़ाके से हमारा विवाह संपन्न करवाऊंगा। आपका धन्यवाद महाराज। प्रवर जरूर मेरा पता लगाएगा कि मैं कहाँ पर हूँ और मुझे यहाँ से वो छुड़ा कर ले जाएगा। मुझे प्रवर के बल पर पूरा भरोसा है। मैं उसके आने का इंतजार करूंगी।